नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए दिलचस्प और इम्पोर्टेंट भी। बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को 1.5x पे भी करके आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं कि वीडियो किस किस के लिए है। अगर आप यहाँ पर DSSB या फिर कोई भी ऐसा पेपर जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जा रही है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में वो सारे के सारे EMRS के कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनमें की रीजनल लैंग्वेज पूछी गई है अलग से, वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वाले DSSB या फिर आने वाले जितने भी पेपर है, आर्मी पब्लिक स्कूल की भी बात करें तो ये भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। पार्ट 1 के लिए तो इंग्लिश आपके लिए है भी इम्पोर्टेंट, और वैसे भी एक जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज है क्या कुछ, आज हम सेट 3 लगाने वाले हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह जो लास्ट सेट में मैंने सवाल आपसे पूछा था उसको मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर, सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेट थर्ड की तरफ टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है आज कुछ खास क्वेश्चन ऑफ द डे में। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आज हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल सेट 2 में हमने जो पूछा था कि when certain kinds of a monkeys are dash they act just like a human beings। आपको यहाँ पर एक परफेक्ट वर्ड, फाइनल जो वर्ड था उसको चूज करना था कि क्या हो सकता है। when certain kinds of a monkeys are, जब बहुत सारे एक ही तरह के जो मंकीज हैं, they act just like human beings। कैसे? डोमेस्टिकेटेड, पेट है, बीटन है या फ्लैटेड है। तो जब आप इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो ये वाला आपका ऑप्शन है डोमेस्टिकेशन वाला, वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्यूरेट समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनिमल्स को ह्यूमन बींग से जोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। तो एनिमल्स को कौन यहाँ पर डोमेस्टिकेट करता है? ह्यूमन बींग करते हैं। मंकी को पेट तो बनाएंगे नहीं, ना कोई यूनिवर्सल रियलिटी है, ना कोई लॉजिक है, यहाँ पर मार सकते नहीं क्योंकि वो वैसे भी वो पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। फ्लैटेड है नहीं, राइट ऑप्शन ही नहीं है। तो डोमेस्टिकेटेड भी अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करके देखते तो भी आप डोमेस्टिकेशन की तरफ जा सकते थे। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, डोमेस्टिकेशन। अब देख भी पा रहे होंगे, एनिमल टू लिव इन द ह्यूमन एनवायरमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो का कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। EMRS DSSB केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब कुछ चल रही है, तो उसको देखिए। PDF कहाँ से मिलेगी? बाकी चीजों की भी, और सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स अब तक पूरे हो चुके हैं, मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। तो उसको जरूर एक बार देख करके, डायरेक्टली भी आप जाकर के यहाँ से लॉग इन करेंगे तो टेलीग्राम पर, और यहाँ से आप यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। चलिए जी, सेट आज हम 3 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 3 को, इंग्लिश को, और टॉप 30 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं टॉप 30 क्वेश्चन में क्या कुछ खास सवाल आज हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने एज यूजुअल, जैसा कि एग्जाम में भी आता है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस आपको चुनना है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस किया था कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको एक परफेक्ट वर्ड यहाँ पर चूज करना है जो कि उसकी नीड को कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 चीजें आपको डिस्कस करूंगी कि कैसे पहचानेंगे कि राइट वर्ड क्या है, कैसे चूज करना है। क्योंकि देखिए 2 तरह की चीजें हैं इस चीज को करने के लिए। एक तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डेली आप प्रैक्टिस करें। दूसरा, यहाँ पर आपको अपना जो लॉजिकल सेंस है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, अपने दिमाग और अपने कान और अपनी आंखें दोनों, और तीनों सेंसेस को यहाँ पर खुला रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में 1 to 5 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल आप देखेंगे 1 से लेकर के 5 तक, ये इन्होंने दे दी है ऑप्शन। जैसे मैंने कहा कि भाई द डैश, यानी 1 की बात हो रही है तो 1 में यहाँ पर नीड है, मोड है, स्प्रेड है, डेवलपमेंट है। द डैश ऑफ एजुकेशन हैज ऑल्सो बीन अ पोटेंट इंस्ट्रूमेंट इन एम्फसाइजिंग एंड शेपिंग द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ अ मैनकाइंड, ठीक है। तो आपको इन चारों में से देख करके सही शब्द का चुनाव करना है, राइट वर्ड का चूज करना है ऑप्शन। अब दूसरा पढ़ लेते बिल्कुल वैसे, द बेस्ट, सेकेंड वाला ऑप्शन 4 दे रखे हैं। way, method, format, and D है manner. Perhaps in which we can describe the present decade is to call it a decade of a promise. ठीक है। The marvel of a science and the immense. थर्ड में इन्होंने 3 ऑप्शन दिए, इफेक्ट्स, लेबर, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी of harassing nuclear energy of a peaceful purposes and to urge to what. 4 कह रहा है कि मटेरियलिज्म है, यूटिलाइज है, सिंथेसिस है या प्रेशराइज है। फिर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल हैव ऑल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स ऑन अ
फिफ्थ कह रहा है कि चार ऑप्शन फिर से हैं, ग्लोब है, देन यहाँ पर वर्ल्ड, देन यूनिवर्स। रादर देन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व दिस बेफलिंग इश्यूज ऑफ इग्नोरेंस, पॉवर्टी, डिजीज, सेपरेटिंग इंडिविजुअल एंड नेशन स्केल्स। राइट, यानी जैसे आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑप्शन से ज्यादा एक कंप्लीट पैराग्राफ्स है, ठीक है, जहां पर आपसे अलग अलग चीजें एक सेंटेंस में पूछी गई हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भी जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप इसको भी पढ़ करके जवाब दे पाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसे ओके सोल्यूशन आ गया, पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप इस ऑप्शन को देखेंगे, द डैश वन, हमने कहा नीड मोर सेपरेट डेवलपमेंट। द डैश, तो एजुकेशन क्या है, नीड है, कोई मोड ऑफ एजुकेशन है, सेपरेट करना है, डेवलपमेंट है। हैज ऑल्सो बीन अ पोटेंट, क्या है, इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको एम्फसाइज करता है शेप देने में, किसके लिए, मानव शक्ति की यूनिटी के लिए, ठीक है, एकता के लिए। तो क्या है, शिक्षा यहाँ पर आपकी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा को आपको बढ़ाना है या फिर उसको विकास करना है, या एक मॉडरेशन के तौर पर उसको यूज करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप देख पाएंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। The dash one of education has also been a potent instrument in emphasizing the shaping the underlying unity of a mankind। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो D ऑप्शन है, D, if you read further you will see that the context of a passage is talking about the education and the human। तो दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन को भी और किसको, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रहा, एजुकेशन को भी और मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को भी। तो क्या करेंगे आप, कहेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये है आपका फर्स्ट का ऑप्शन, डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हैज आल्सो बीन अ पोटेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्फसाइजिंग एंड शेपिंग द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ अ मैनकाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड का कह रहे हैं कि द बेस्ट क्या हो सकता है आपका, द बेस्ट मैनर ऑफ डिस्क्रिप्शन इज द राइट डिक्शन, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, अगर फिर भी अगर डाउट आ रहा है आपको तो देखिए, यह है द वे, इन्होंने द वे, मेथड, फॉर्मेट और मैनर, तो क्या हो जाएगा, द बेस्ट मेथड है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे क्या है यहाँ पर, अ बेस्ट मैनर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन इज अ राइट डिक्शन, ठीक है। तो सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा, मैनर है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम यहाँ पर जो हमारी आज की जो प्रेजेंट डिकेड है उसको हम डिकेड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वी हैव अ मैनर टू सेपरेट एनीथिंग, ठीक है। द मार्वल ऑफ अ साइंस एंड द इमर्स। थर्ड में देखते हैं, इमर्स के बाद क्या राइट वर्ड यहाँ पर हो सकता है, तो टू हरैश न्यूक्लियर एनर्जी, तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी नीड द वर्ड, किसके हिसाब से, पॉसिबिलिटीज हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ हरैशिंग न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ अ पीसफुल पर्पस एंड द अर्ज टू व्हाट। फोर्थ कह रहा है कि रिसोर्स आर मेंट टू बी, क्या, यूटिलाइज करने के लिए बने ना रिसोर्सेज हमारे पास। फिर हमने फिफ्थ में कहा, हैव अ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑन अ डैश स्केल, किस स्केल के ऊपर करना है भाई, क्लियरली करना है स्केल, रादर देन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व दीज बेफलिंग इश्यूज ऑफ इग्नोरेंस, है ना, उसको क्लियर करना है, पॉवर्टी, डिजीज, सेपरेट जो हो रही है इंडिविजुअल नेशनल स्केल पे, उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बार, पहले हमने कहा ये डेवलपमेंट विल बी द राइट ऑप्शन, दूसरे में हम आए वे, मेथड, मैनर में हमने कहा मैनर, थर्ड में हमने कहा पॉसिबिलिटी, फोर्थ में हमने कहा मटेरियलिज्म, यूटिलाइज, सिंथेसिस, प्रेशराइज। सबसे पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, किसी चीज का यहाँ पर उपयोगितावाद की, यूज की हम बात करते हैं। फिफ्थ में हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या है, ग्लोब है, ग्लोब, वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे यहाँ पर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्लियरली उसको हम एक चैलेंज कर रहे हैं, attempting to solve these baffling issues to ignorance what the disease and the other things। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए, बिल्कुल ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इन्होंने अप्रोप्रिएट चॉइस आपसे पूछे, यानी कि आपको जो लगता है कि भाई यहाँ फिट बैठ सकता है उसको हम चुनेंगे। कह रहे हैं कि ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, डैश टाइम्स आर टफ एंड बट सो इन। एक बार ये तो रही सवाल पढ़ने की बात, अब सवाल सॉल्व कैसे होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्लिक पे चीजें आती हों, तो हम इसको करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे हो रही हैं। ही इज लुकिंग फॉर जॉब एंड टाइम्स आर टफ, और समय काफी कठिन था, ठीक है, परंतु समय बहुत कठिन था, क्योंकि समय बहुत कठिन था। इनका इसमें बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ यूज नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, बट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब बट टाइम्स आर टफ,
समय काफी ज्यादा कठिन रहा। ठीक है, एंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जॉब के बाद कॉमा भी लगा हुआ है। सो नहीं है, क्योंकि का कोई मतलब नहीं, सेंटेंस का कोई जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, इन हो नहीं सकता, तो बट ही यहाँ पर अप्रोप्रिएट बचता है, बट या एंड, बट जो है ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉर्पोरेशन इज वर्किंग टुवर्ड्स डैश इट्स एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जब आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, भाई कोई कॉर्पोरेशन है जो कि काम करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि ऑलरेडी उसके इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या करेगा, विटलाइजिंग करेगा नहीं, वेपराइजिंग तो कोई वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा नहीं, और यहाँ पर ये कोई शब्द होता नहीं है, तो रिवाइटलाइज ही तो करेंगे आप। बोलते हैं ना रिजुवनेट करना किसी चीज को, रिवाइटल करना, चेक करना, दोबारा से उसको उसी मोड में ले जा करके जो है परफेक्शन की तरफ लेकर के जाना, अवेयर करना, नई चीजें समझाना, स्किल डेवलप्ड करना। तो किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी क्या नीड है, किसी चीज को रिवाइटल करना, है ना। जैसे आपने वो रिवाइटल का एक एड भी सुना होगा जिसमें उस व्यक्ति को बहुत एनर्जी आ जाती है और फिर सारे काम वो निपटा लेता है एक टैबलेट खाने के बाद। तो वैसे ही हम रिवाइटल, आप इस तरीके से कि एनर्जी का काम यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, रिवाइटलाइजिंग यानी कंटिन्यूटी के साथ करना किसी काम को। ठीक है, किसको, एग्जिस्टिंग इज बीइंग इम्प्रूव्ड, जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग चीजें काम कर रही हैं उसको इम्प्रूव करना। जैसे हम कहते हैं कि भाई एग्जाम को क्लियर करने के लिए खुद को रिवाइटल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो अंदर है उसको रिफॉर्म करो पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, राइट ऑप्शन चूज करते हैं। फिर कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इटसेल्फ हैज बिकम अ डैश सब्जेक्ट इन द करिकुलम ऑफ अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला करिकुलम नहीं है जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसको आप पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, पर ये बिजनेस वाला करिकुलम है जिसमें भाई इनके इंश्योरेंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, स्टाफ है, उनके अपने नॉर्म्स कंडीशंस है, ये सारी चीजें करिकुलम है। तो करिकुलम कहीं भी काम कर सकता है। तो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इटसेल्फ हैज बिकम अ डैश सब्जेक्ट द करिकुलम ऑफ अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंश्योरेंस अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर एक ऐसा करिकुलम है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम करता है, हाफ बेक्ड का, यानी पहले से ही जो चीजें वहां पर पकी हुई हैं, जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, प्लेजिंग है, ठीक है, हाइब्रिड है या फुल फ्लेज है, यानी कंप्लीट है ऑलरेडी। इंश्योरेंस कंप्लीशन का काम करता है, तो आप देखेंगे कि फुल फ्लेज है। तो इंश्योरेंस कैसे काम करता है, कोई भी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आजकल आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर इंश्योरेंस जो है साथ में दिया जाता है, या फिर आपको करने का मौका भी दिया जाता है ना। तो ये फुल फ्लेज सुविधा दी जाती है उनके करिकुलम को पूरा करने के लिए। करिकुलम में जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक है, टीचर्स है, स्टाफ है, पढ़ाने का तरीका है, बिल्कुल वैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय को फ्री फंड में अगर इंश्योरेंस दे देंगे फुल फ्लेज तरीके से, तो बेहतर ही है उनके लिए। हाइब्रिड कोई वर्ड यहाँ पर लगता नहीं कि हो सकता है। हाफ बेकेड क्या होता है, या तो कोई चीज यहाँ पर पूरी होगी या तो आधी होगी, हाफ जैसा क्या होता है, नहीं होगा। ठीक है, फ्लेगिंग नहीं होगा, और इसलिए फुल फ्लेज यानी कंप्लीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आप देख भी पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि emphasize on the fact that insurance has gained itself and a place in a business administration curriculum. क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कह रहे हैं कि दे हैव हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड। ठीक है, तो कंप्लीटली जब हम इसको पढ़ते हैं, कैंसुलेट करने की बात कर रहे हैं, मोस्ट, लॉट, टू और मैनी। दे हैड हेल्ड क्या होगा, मोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, लॉट डेमोन्स्ट्रेशन, टू डेमोन्स्ट्रेशन, या बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर मैनी की बात करने वाले हैं। आप देखेंगे भी डी क्या, मैनी एज राइट यूसेज इट मीन्स अ लॉट, यानी यहाँ पर आप जब इसको देखते हैं मोस्ट ज्यादातर, ठीक है, एक मिनट, मोस्ट ज्यादातर, या फिर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से लॉट और टू और मैनी, तो कुल मिलाकर के एक ही शब्द हो गया आपका, है ना। तो जब आप इसको चेक करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप दोनों के तीनों सेंटेंसेस को देख पाएंगे। तो इसमें लॉट और मैनी, लॉट और मैनी तीनों क्या, दोनों शब्द अपने आप में क्या है, एक ही तरह का वर्ड है, इसमें कुछ डिफरेंस खास देखने को नहीं मिलेगा आपको। बट टू और मोस्ट अलग हो रहे हैं, बट टू और मोस्ट यहाँ पर बहुत एग्जिस्ट करते नहीं नजर आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मैनी डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, कह रहे हैं कि मैनी एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हैव डैश क्या, लॉट्स, मैनी, ध्यान रखिएगा इस चीज का अगेन,
लिटिल और फुल, और नो कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू टेररिस्ट अटैक। ठीक है, कह रहे हैं कि मेनी एरियाज हैव, क्या हो सकता है, और नो, उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो टेररिस्ट का यहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाए, तो क्या होगा लिटिल। लॉट मैनी यहाँ पर फिक्स सा नहीं होता, या तो आप करोगे या तो आप नहीं करोगे, दो ही चीजें हैं, या तो पूरी तरीके से करोगे तो फुल तो यहाँ पर होगा नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर कैपेबिलिटी रिस्पॉन्ड की बात की है और मैनी एरियाज की बात की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हम कह रहे हैं कि लिटिल मीन ऑल्सो नन एट ऑल एंड गोज विद द नो कैपेबिलिटी। एक मिनट, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पैसेज है फिलिंग इन द ब्लैंक्स को, देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें आपके लिए। ओके, ये वैसे ही पैराग्राफ है जो अभी अभी हमने अटेम्प्ट किया है, जहां पर ये भी आपको फिल करना है, तो देख लेते हैं। ये पैराग्राफ देखिए, कह रहे हैं कि ओवर द एंटायर फील्ड ऑफ व्हाट, मेकिंग पीस टॉक्स पॉलिसी स्ट्रेटेजी द प्रॉब्लम्स फेसिंग द गवर्नमेंट आर, क्या हो सकता है यहाँ पर, पीस टॉक पॉलिसी और स्ट्रेटेजी, क्या ओवर द एंटायर फील्ड, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई पॉलिसी मेकिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट के इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो 11 का यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, कि हम यहाँ पर फील्ड ऑफ अ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, मेकिंग अ पॉलिसी, द प्रॉब्लम्स फेसिंग द गवर्नमेंट आर। आगे देखते हैं 12th का क्या है। 12th में कह रहे हैं कि 12th में गवर्नमेंट आर व्हाट, इंक्रीजिंगली, ठीक है, या फिर यहाँ पर कंटेंट्सली की बात करें या स्पेशली या फिर डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, डैश साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इन व्हाट, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारा इंक्रीज ही करेंगे ना, आप इंक्रीज करेंगे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ये देख भी पा रहे हैं ए, इफ यू रीड द पैसेज फर्दर यू विल फाइंड द गवर्नमेंट प्रॉब्लम आर प्राइमरीली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन नेचर एंड नीड इमीडिएट अटेंशन। इंक्रीजिंगली क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 कह रहे हैं कि भाई इंक्रीज हमने कर लिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी को, उसके बाद इंटेंट, कंटेंट, एसेंस या पिच आर डिसीजंस इन डिफेंस एंड फॉरेन व्हाट, तो इंटेंट होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कंटेंट जो है यहाँ पर will be the right option. Content, since the government's problem are primarily scientific, technology in nature, the word that fits in here is content. ठीक है, अब आप बोलेंगे पिथ भी हो सकता, तो पिथ नहीं होगा, इंटेंट कोई वर्ड खास यहाँ पर जम नहीं रहा है, तो 13 में हमने कहा कि कंटेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, दैट कंटेंट आर डिसीजन इन डिफेंस एंड फॉरेन। 14 में चलते हैं, 14 क्या है हमारा, 14 में इवेंट हैपनिंग अफेयर्स कंडीशन, हम 3 सेंटेंस पढ़ चुके हैं इससे पहले। एंटायर फील्ड ऑफ व्हाट, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि फेसिंग द गवर्नमेंट व्हाट, यहाँ पर इंक्रीज करेगी साइंटिफिक के नंबर्स को। थर्ड में हमने कहा कि टेक्नोलॉजी इन कंटेंट आर डिसीजन इन डिफेंस एंड फॉरेन व्हाट, इवेंट्स, फॉरेन अफेयर्स, इवेंट्स को बढ़ाएगी, करवाएगी, अफेयर्स को यहाँ पर बढ़ाएगी, कंडीशंस को सही करवाएगी, तो क्या करेगी यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स को ही बढ़ाएगी ना, फॉरेन अफेयर्स, सी सही है। और इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट बाय द डेवलपमेंट इन मिलिट्री एंड सिविल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक पढ़ लिया। 15th में चलते हैं। 15th कह रहा है कि इन पर्टिकुलर, स्पेशली, वर्चुअली या सीमिंगली, तो 15 यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा 15 कह रहा है इन सच मैटर्स आर, क्या होगा, आर्मनेंट एंड डिसआर्मनेंट, हथियारबंद की बात हो रही है, द डैश व्हाट, 16 को देखेंगे 15 को भी, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बी वाला ऑप्शन है, स्पेशली, स्पेशली इन सच मैटर एज आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट द डैश व्हाट, 16 को देखते हैं। तो 16 में इन्होंने कहा है कि 3-4 ऑप्शन है, डिटेल्ड, एलिबरेशन, सेपरेट करना है, डायमेंशन करना, तो 16 में हमने कहा कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अगेन एलिबरेट करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, वहां तक पहुंचाने की बात करना, एलिबरेट ऑफ अ न्यू लॉ ऑफ द सीज ऑफ इंटरनेशनल रिजीम ऑफ अ स्पेस। ठीक है, फुल स्टॉप। 17th को देखते हैं, 17th में क्या खास है, 17th में है कंप्लीट, एंटायर, ऑल और होल, द डैश फील्ड ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा, कंप्लीट, एंटायर या ऑल या होल, एंड एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सारा का सारा बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटायरिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर सबके योगदान के साथ साथ सबका स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। चॉइस व्हेन डिसीजन इन सच व्हाट, 18 नॉन साइंटिफिक एरियाज। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऑब्वियसली, क्लियरली, सीमिंगली और थिन, तो क्या होगा, नॉन साइंटिफिक एरियाज एंड टैक्सेशन आर
प्रोक्रेटमेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हो सकता है, सीमिंगली होगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 अफेक्ट द पेस, ठीक है, क्या होगा, विलिंगली करेंगे, प्रोफाउंडली करेंगे, सुपरफिशियली करेंगे, इंटेंसली करेंगे। तो 20 ऑफ द नेशंस टेक्नोलॉजी व्हाट, 19 और 20 को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 19th का है सबसे पहले, नन ऑफ द अदर प्रोफाउंडली विल बी द राइट ऑप्शन। इसका देख लेते हैं पहले, ये रहा बी विल बी द राइट ऑप्शन। और प्रोफाउंडली के बाद हम बोलेंगे कि भाई प्रोफाउंडली अफेक्ट द पेस एंड व्हाट, तो क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ही अफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, नेशंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते चले गए उस तरीके से आपने सही शब्दों का चुनाव भी साथ में करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो बी बिल यहाँ पर 20th का यहाँ पर क्वालिटी कौन सा, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 21 to 25 में क्या है, करेक्ट करना है क्या, कह रहे हैं कि अंडरलाइन किए हुए पोर्शन को गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग इट विद द करेक्ट चॉइस फ्रॉम अमंग द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कर दिया, आपको ये सेंटेंस पढ़ देती हूँ पहले। कह रहे हैं कि व्हेन harassed or threatened a puffer fish literally puffs up by gulping water stored in the offshoot of their stomach। अब अंडरलाइन जो वर्ड किया है आपको बताना है कि आप सही क्या यहाँ पर चुन सकते हैं, है ना। harassed और threatened, puffer fish, puffer है यहाँ पर, fish literally puffs up gulping water stored in the offshoot what of their what, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है जो आप देख पा रहे हैं। तो हमने कहा कि सी हमारा क्यों सही है, यहाँ पर देख लेते हैं। सी कह रहे हैं कि चॉइस इज द मोस्ट कंसाइज एंड हैज अ सिंगुलर एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड द प्रोनाउन, चॉइस की हम बात कर रहे हैं। harassed और threatened, a puffer fish literally puffs up by gulping water stored in the offshoot of its what, ठीक है, स्टमक की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन इज द मोस्ट कंसाइज एंड हैज सिंगुलर एग्रीमेंट की हम बात करें, वर्ब एंड नाउन की, इज मोस्ट कंसाइज, ठीक है। सबसे छोटा शब्द यहाँ पर बनता आपको नजर आएगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे दैट सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही बैट्स आर ओवर मिलियन ईयर्स ओल्डर इन एज ऑफ मैमल्स, इस शब्द को देखिए। अब इसको देखते हैं, ओल्डर इन एज ऑफ मैमल्स, क्या सेट बैठ रहा है यहाँ पर, एज देन अदर मैमल्स, एज लाइक मैमल्स, एज देन मैमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वर्ड है इसका, ये कह रहे हैं कि द राइट टर्म इज ओल्डर इन एज देन अदर मैमल्स, ठीक है। राइट टर्म क्या है यहाँ पर, ओल्डर इन एज देन अदर मैमल्स, जो आप ये देख पा रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर। ओल्डर क्या है यहाँ पर, इन एज देन अदर मैमल्स, तो यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर आना चाहिए था, इसको हटा करके ये गलत है। जो अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर ये आता कि बैट्स आर ओवर मिलियन ईयर्स ओल्डर इन एज देन अदर मैमल्स, बाकी मैमल से वो ज्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो 22 का यहाँ पर बी सही हो जाता, ये आप देख भी पा रहे हैं। ओल्डर इन एज ऑफ अ मैमल्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज बैट्स इटसेल्फ कम्स अंडर द मैमल्स कैटेगरी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। 23rd देखते हैं, कह रहे कि इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ सर्टेन इमेज इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम, क्या ये संभव है कि आप एक बार में अपने दिमाग में कोई ऐसी पिक्चर इमेज को होल्ड कर पाए लंबे समय तक, एंड दिस कैन हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन योर ओन बिहेवियर एंड कैरेक्टर, और क्या ऐसा है कि कोई इमेज अगर आपने मान लो होल्ड कर लिया अपने दिमाग में तो आपके वो दिमाग को, बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है ना। तो ये शब्द आपको देखना है, आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब जो अंडरलाइन चीजें हैं उनको देखना है, इमेज इन योर माइंड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड दिस कैन हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, ठीक है। चारों में ऐसा ही कुछ लिखा है, तो हमने कहा कि इसका जो डी ऑप्शन है वो कंप्लीटली सही हो जाएगा, ये वाला। ये कह रहे हैं कि इमेज इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड दिस कैन हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन योर व्हाट, ऑन बिहेवियर एंड ऑन अ कैरेक्टर, ठीक है। तो डी क्यों है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बी इज रॉन्ग एज इट यूजेस योर माइंड इन बिगिनिंग बट वंस लेटर चॉइस, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस भी तो कर रहा है ना एलिमेंट्स को, यहाँ पर बता भी तो रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी वाले ऑप्शन में। ओके 24 को देखते हैं। जॉन मैनर्स
Keynes, the greatest economist of 20th century, once wrote an essay on fellow Cambridge genius, the scientist and mathematician, ठीक है, इसैक न्यूटन। न्यूटन साहब की बात हो रही है। अब जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको देखना है और आपको चुनना है कि राइट वर्ड कौन सा है। द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, फिर यहाँ पर कैम्ब्रिज जीनियस साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, कैम्ब्रिज जीनियस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, कैम्ब्रिज भी है, जीनियस भी है, साइंटिस्ट भी है और मैथमेटिशियन भी है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये सही है। द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द 20th century once wrote an essay on a fellow Cambridge, ठीक है, जीनियस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, when read the continuation with the rest of the sentence it would imply that the essay was on the different people, ठीक है। 25th को देखते हैं। 25th में इन्होंने लिखा कि आफ्टर हिज जर्नी टू इंडिया अलेक्जेंडर द ग्रेट took him 200 follows which were appreciated in Europe as any other places, ठीक है। तो took with him, यहाँ से हमने इसको जोड़ना शुरू किया है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, और पूरा ये अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, अप्रिशिएटेड इन यूरोप एज दे अदर प्लेस। तो हमने कहा कि इसका जो राइट ऑप्शन का चुनाव होगा यहाँ पर, ठीक है। सो डी ऑल्सो फेल टू स्पेसिफाई वेयर द पी फॉलोज वर टेकन, ठीक है, सी आर रॉन्ग। तो अल्टीमेटली बी जो है यहाँ पर, चॉइस ए और सी आर रॉन्ग, ठीक है, बचता है बी सिर्फ। वी शुड से एज इन एनी अदर प्लेस चॉइसेस ए एंड डी। सो यहाँ पर अगर आप पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन ही सिर्फ यहाँ पर आपका इकलौता है जो कि यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है, जो उसको डिफाइन कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है। आगे बात करेंगे 26 से 30 को लेकर के। क्या सवाल पूछा है इन्होंने, कह रहे हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स अ सेंटेंस दैट आर ब्रोकन अप इनटू अ पार्ट्स, रीअरेंज द पार्ट्स सो दैट यू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। ये कह रहे हैं कि हमने एक सेंटेंस आपको दे दिया है, ठीक है, तोड़ करके, अब इन ऑप्शन को आपको चुनना है और उसको सही मिला देना है। देखते हैं, कह रहे हैं कि ए दैट वुड बी अ, पहला है, बी है गुड इनफ रीजन है बाय इटसेल्फ टू स्विच टू दिस सिस्टम। अब इस पूरे सेंटेंस को जब आप जोड़ेंगे तो हमने कहा कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये बनेगा 26 का ये वाला ऑप्शन, ए बी वाला। ये सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ए और बी तो सही है, ठीक है। यहां से sentence is that would be a good enough reason by itself to switch to this time, ठीक है। तो ए बी फॉर्म्स मैंडेटरी पेयर एज बी डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। तो उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेते, that would be a good, ठीक है। यहीं से पूरा का पूरा ही सही हो रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं, a wearing indicate text rates what, the present, क्या किसकी बात हो रही है, रेबनिथ ऑफ इंडिफरेंट स्टेट्स। डी है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ फॉर्मिडेबल बैरियर टू। ई है इंटरस्टेट ट्रेड। टैक्सेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको डेप्थ तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस बनता नजर आ रहा है आपको, ठीक है। बी ए इज द ओपनिंग मैंडेटरी पेयर एज इट गिव्स टू अस, बी और ए, ये वाला, ठीक है। तो जब आपने बी और ए को मिला दिया यहाँ पर, ये वाला पहले बी, उसके बाद ये वाला ए, ठीक है, फिर थर्ड सी और चौथा डी, तो यहाँ पर अपने आप ये बी और सी डी और ई सही हो जाएगा, दिस वन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ए ने कहा है कि ही कैन नॉट बी फॉर दिस स्लोली ब्लेम्ड फ्रेश डिले। तो हमने कहा कि इसका जो राइट ऑप्शन हो सकता है, जब हमने इसको जोड़ने की कोशिश की तो हमने कहा कि इसका जो बी फॉलोज ए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क फ्रॉम कैन नॉट बी इनफिनिट। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सी और ई, ये वाला सी और ई, ठीक है। सी कह रहा है कि फॉर दिस, ई कह रहा है कि फ्रेश डिले। जब आप इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो सी इज मैंडेटरी पेयर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी डी सी और ई, तो हम सी की बात कर रहे थे, ठीक है, वो सही हो जाएगा। 29 को देखते हैं, फाइनेस्ट फिल्म मेकर क्या हो सकता है, हैड फ्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है विद द CBFC सम ऑफ फोर्स। तो ABCD है, BACD है, EABCD है, अगेन कॉमन पहले चुन लेते हैं।
जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कॉमन है ए बी, यहाँ पे भी कॉमन है ए बी, बट जब हम आंसर को देखते तो ई और ए हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाता है। तो हमने कहा ई और ये कॉमन है, इट मीन्स कि डी सही है। ई, ए, बी, सी और डी, यानी सम ऑफ आर, ठीक है। फिर है फाइनेस्ट फिल्म मेकर, फिर हमने कहा हैड अ फ्यू यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि विद द CBFC, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड सेट ऑफ इंग्लिश एवरीवन। और एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी कोशिश कीजिए जवाब देने की, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। जब इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप PDF भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में 30th सवाल हम देख करके जाएंगे। इवन फैशन शोज ऑन सैटेलाइट टेलीविजन, ए बी कह रहा है कि हैव हैड टू डन ए फिग लीफ ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर द प्राइवेसी ऑफ अ होम्स कैन नॉट बी टेलीकास्ट इनटू द डैश। आपको इन टूटे हुए सेंटेंसेस को जोड़ना है हर बार की तरह। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन, DE, AB, DC, ठीक है। उसके बाद आप राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस सेट में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 2 फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़े सेंटेंस कंप्लीशन का, हमने यहाँ पर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का तरीका सीखा, और आखिर में हमने सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया, जो कि केंद्रीय विद्यालय में इस बार सवाल आपसे पूछे गए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। सारे जो बाकी के कोर्सेज का लिंक है यहाँ से मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। सारी की सारी PDFs आपको मिल जाएंगे यहाँ पर बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पर। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और ये क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है, उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश करेंगे सवाल को जोड़ने की और उसको बनाने की। इवन फैशन शोज ऑन सैटेलाइट टेलीविजन हैव हैड टू डन ए प्राइवेसी ऑफ अ होम्स, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप सही जवाब यहाँ पर दे पाएंगे। So this is all about this session. Thank you so much for being with me. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। Don't forget to share, like, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for being with me, everyone.